अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स गट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की इस क्लास के अंदर हम सेल्स टैक्स एक्ट जो 1990 है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स चलें आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑफ सेल्स टैक्स का जो एक्ट है 1990 उससे रिलेटेड। तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है? विच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स टाइप ऑफ टैक्स। अब यहां एमसीक्यूज ये है कि ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी ऐसी टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स की जो नहीं है। मींस कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? तो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो आपको पता होना चाहिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की टाइप्स होती हैं उसमें इनकम टैक्स शामिल नहीं है। तो उसने यही हमसे पूछा था कि इनडायरेक्ट टैक्स की जो टाइप्स हैं उसमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो कि इसमें शामिल नहीं है। तो हम कहेंगे जो इनकम टैक्स है वो इसमें शामिल नहीं है, लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यूज नंबर 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। कहता है द सेल्स टैक्स पेड एट एनी स्टेज डज नॉट एक्सीड्स डैश ऑफ द टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द सप्लाईज। अच्छा, सप्लाईज किसको कहते हैं? मींस जो भी गुड्स आप बेच रहे होते हैं, ठीक है, चीजें जो बेच रहे होते हैं वो सप्लाईज होती हैं, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज वो ये कहता है कि सेल्स टैक्स जो आप पे करते हैं, किसी भी स्टेज पे आपने सेल्स टैक्स पे किया है तो उसकी जो प्राइस है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सेल्स टैक्स है उसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है। तो आपको पता है सेल्स टैक्स का रेट ऑफ टैक्स कितना है? जो करंट चल रहा है वो कितना है? 17%। कितना है? 17%। तो 17% है टैक्स का रेट। तो अब मुझे बताएं कि जो सेल्स टैक्स आप पे करेंगे वो कितनी अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे जो भी अमाउंट आप सेल कर रहे हैं उसका 17% लें, जितनी अमाउंट आएगी उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना भी आप सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आप देख लें, हमारे पास उसने 3-4 ऑप्शन दिए थे, 15%, 16%, 17% और 18%। तो हम कहेंगे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज सेल्स टैक्स जो भी पे किया जाता है वो 17% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो अब 2 एमसीक्यूज हैं, थर्ड एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। कस्टम ड्यूटी इज लेवाइड ऑन गुड्स। अब सवाल यह पैदा होता है कस्टम ड्यूटी, वो कहता है कस्टम ड्यूटी किन गुड्स पर अप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको यह पता होना चाहिए ये जो कस्टम ड्यूटी है ये है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कस्टम ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो किस पे दिया जाता है? 2 चीजों पे। जब भी आप एक्सपोर्ट्स करते हैं और जब भी आप क्या करते हैं? इंपोर्ट्स करते हैं, उस वक्त जो भी आप पे ड्यूटी अप्लाई की जाती है, टैक्स अप्लाई किया जाता है, ड्यूटी अप्लाई की जाती है, वो जो ड्यूटी होती है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। तो वो यहां पूछ रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो कब अप्लाई की जाती है। तो आप अब मुझे बता सकते हैं इन एमसीक्यूज को देख के कि कस्टम ड्यूटी कब अप्लाई की जाएगी? जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और जब आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाकिस्तान। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये आके रास्ते से गुजर के जा रही हैं तो वो तो इस कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो अब आपका करेक्ट ऑप्शन आप बताएं जी। वो कहता है 1 ओनली मींस सिर्फ इंपोर्टर है, 2 एक्सपोर्टर, 1 और 2, 1 और 3। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें दोनों चीजें मौजूद होती हैं कस्टम ड्यूटी में, लिहाजा 1 और 2 किस में है जी? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज के कस्टम ड्यूटी जिन गुड्स पे अप्लाई की जाती है वो ये दोनों होती हैं, ठीक है जी।
अब फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। फोर्थ एमसीक्यूज क्या कहता है? एक्साइज ड्यूटीज आर लिवाइड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड डैश पाकिस्तान। वो कहता है एक्साइज ड्यूटी जिन गुड्स पे, जो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स हैं जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उन, या सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन पे अप्लाई कहाँ की जाती है? पाकिस्तान में अप्लाई की जाती है, बाहर अप्लाई की जाती है, पाकिस्तान में भी अप्लाई की जाती है, या आउटसाइड का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, जो ये एक्साइज ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी कब अप्लाई होती है? जब भी आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त जो भी आप पर, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी आप पे टैक्स अप्लाई किया जा रहा होता है, उस वक्त जो भी ड्यूटी अप्लाई की जा रही होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग के वक्त की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद की बात नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी ड्यूटी अप्लाई की जा रही होती है, हर एक प्रोसेस के दौरान जो भी ड्यूटी अप्लाई की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं ये एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है जी। तो यहां पे आप देख लें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कि वो कहता है कि एक्साइज ड्यूटी कहां पे अप्लाई होती है? क्या पाकिस्तान में अप्लाई होती है, बाहर होगी? किन पर? जब भी आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो। तो लाजिम बात है, गुड्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करोगे तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपसे एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी ना। तो हम यहां कहेंगे करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन के, इन पाकिस्तान। ठीक है, हो गया जी। नेक्स्ट है, ऑल एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू डैश फेडरल एक्साइज ड्यूटी। एक्सपोर्ट्स पर वो कह रहा है कि कितनी एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती है। तो याद रखिएगा, जितनी भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स होती हैं उन पर कितने परसेंट अप्लाई होती है एक्साइज ड्यूटी? 0%। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज 0%। ना 5% है, ना 10% है, और ना ही 17% है। सिक्स्थ एमसीक्यूज क्या है जी सेल्स टैक्स का हमारे पास? विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड एज गुड्स। वो कहता है इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गुड्स कंसिडर की जाती हैं? एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब कोर्ट की तरफ से कोई आपने कर्जा लिया हुआ था और आपने पे नहीं किया, तो अब कोर्ट ने आप कहा है कि एक्शन लें, जिससे कोई चीज ले लें, तो वो मनी, पैसा। स्टॉक्स मींस शेयर्स वगैरह, आपके पास सिक्योरिटीज वगैरह हैं, नन ऑफ दीज। तो यहां इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। लिहाजा हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। सेवंथ एमसीक्यूज में क्या है जी? विच सेक्शन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 stipulates the goods that are exempt from levy of sales tax। वो कहता है जो सेल्स टैक्स 1990 है, उसका कौन सा ऐसा सेक्शन है जो ये बताता है कि गुड्स जो सेल्स टैक्स है वो आप पे एग्जेम्प्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि गुड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जो एग्जेम्प्टेड सेल्स होती हैं, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती हैं, उनके लिए जो सेक्शन है वो है सेक्शन 13। कौन सा है जी? सेक्शन जो 13 है वो ये बताता है कि जो सेल्स टैक्स है वो एग्जेम्प्ट है जो भी आपकी सेल्स होंगी गुड्स की। तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना 4 है, ना 10 है, ना 13 है, और ना ही 15 है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। 8, विच शेड्यूल ऑफ सेक्शन 13 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच नो सेल्स टैक्स इज लेवाइड। अभी पिछले एमसीक्यूज में यही तो पूछ रहा था कि वो कौन से आइटम्स हैं, मतलब जिन पे सेल्स टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। अब वो पूछ रहा है कि सेक्शन 13 तो हमें पता चल गया पिछले एमसीक्यू से, लेकिन उसमें जो है सेक्शन 13 में जो आइटम्स हैं वो किस शेड्यूल के अंदर, किस स्केड्यूल के अंदर मेंशन है, उनकी लिस्ट कहां लिखी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास सेक्शन 13 है उसमें जो लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जिन पर टैक्स अप्लाई नहीं होता,
वो किस पे हैं, वो 6th शेड्यूल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है जी, सेल्स टैक्स इज लेवाइड एट द रेट ऑफ डैश ऑन ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। तो याद रखिएगा, गुड्स जो जब भी आप इंपोर्ट करें, ठीक है, तो जो टैक्स अप्लाई किया जाता है वो कितने परसेंट होता है। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है वो कितना है, 17%। ठीक है, तो इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा भी लग रहा होता है वो, लेकिन वो जस्ट पूछ रहा है कि कितने रेट ऑफ टैक्स है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है 0, 5%, 10%, 17%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपके ख्याल में, 17% इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज के 17% जो है वो टैक्स का रेट अप्लाई किया जाता है जब भी गुड्स इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में। नंबर 10 एमसीक्यूज क्या है, द सेल्स टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान इज पेड बाय। कौन सेल्स टैक्स पे करेगा, लाजमी बात है जो इंपोर्ट कर रहा है वही पे करेगा ना, और कौन पे करेगा। लिहाजा इंपोर्टर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ना एक्सपोर्टर है, ना ए और बी है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। तो हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, इंपोर्टर जो है उसका काम ये है कि वो सेल्स टैक्स को पे करे। हमारे पास 11 जो एमसीक्यूज है वो क्या है, all supplies made in Pakistan by a registered person in the course of any business carried on by him is liable to pay dash sales tax। वो कहता है जितनी भी सप्लाईज हैं, मीन सेल्स हैं, मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, जो बनाई तो पाकिस्तान में गई हैं, बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन कोर्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड। वो कहता है कोई भी वो बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस के दौरान एक रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी सेल्स की हैं, तो उस पे कितना जो है वो सेल्स टैक्स पे करेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है पाकिस्तान में, जो भी वो सेल्स करेगा उस पर उसको कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 17% टैक्स देना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, 17%। हमें पता है रेट ऑफ टैक्स कितना है, 17% है। Number 12 MCQs, taxable supply means a supply of goods, supply of taxable goods. The supply of taxable good does not include taxable supply made by an। वो कहता है कि taxable supply जो है उसमें जो taxable goods हैं वो कहता है कि taxable supply means a supply, कहता है टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये एक ऐसी सप्लाई मींस ऐसी सेल जो कि किसकी की गई है, टैक्सेबल गुड्स की गई है। कहता है द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो जो हम टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, उसमें कौन शामिल नहीं है, इंपोर्टर शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्टर नहीं है, रिटेलर नहीं है, या मैन्युफैक्चरर नहीं है। अब लाजिम बात है इन सब में से हम कौन सेल कर रहा होता है, इंपोर्टर इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी टैक्स दे रहा होता है, रिटेलर उसका काम भी ये होता है कि वो क्योंकि वो सेल कर रहा होता है चीजें तो वो भी 17% टैक्स देता है, मैन्युफैक्चरर भी दे रहा होता है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है जिसके लिए वो टैक्सेबल सप्लाईज नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रांसपोर्टर का काम ये है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है कि जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। Number 13, which from the following transactions do not constitute taxable supplies। इसमें कौन सी ऐसी हैं जो कि taxable supplies नहीं है। taxable supplies का मतलब जिन पे टैक्स लगा है। अब वो टैक्स 0% भी हो सकता है, 17% भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं जिनको हम टैक्सेबल सप्लाईज नहीं कहेंगे। तो से सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्टेड गुड्स ये भी सेल्स ही कहलाती हैं, टैक्सेबल सप्लाईज कहलाती हैं, लेकिन इन पे लाजमी बात है टैक्स एग्जाम्प्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल टैक्स एट द रेट ऑफ 0%, ये भी टैक्सेबल सप्लाई के अंदर ही आएगी। सप्लाई मेड बाय इंपोर्टर ये भी आएगी। लेकिन यहाँ जो बैंक्स हैं, बैंक्स जो भी वगैरह सेल कर रहे होते हैं उस पे हम टैक्स 17% नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है कि सप्लाई मेड बाय अ बैंकर। तो विच फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, वो कहता है कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है
जो कि टैक्सेबल सप्लाईज को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, तो हम कहेंगे इनमें ये वाली जो ट्रांजैक्शन है सप्लाई और मेड बाय अ बैंकर, ये इसमें शामिल नहीं है। 14th MCQs क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स अ टैक्सेबल सप्लाई विच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। जीरो रेटेड का मतलब ये है कि वो टैक्सेबल सप्लाईज जो जिन पे रेट ऑफ टैक्स कितना है 0% है। Which section of the Sales Tax Act 1990 explain the goods that are chargeable to tax at the rate of 0%? वो कहता है कौन सा सेक्शन है जो कि जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के अंदर जो एक्सप्लेन की गई हैं जीरो रेटेड सप्लाईज। तो सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1990 के अंदर जीरो रेटेड सप्लाईज की बात की गई है, लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 15 MCQs क्या है कि विच शेड्यूल ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच 0% सेल्स टैक्स इज लेवाइड। अभी पिछले MCQs में वो ये पूछ रहा था कि जो जीरो रेटेड हैं वो किस सेक्शन के अंदर है, तो वो तो हमें पता चल गया सेक्शन 4। इधर ये पूछ रहा है कि जो जीरो रेटेड जिन पे जीरो रेट अप्लाई होगा उनकी लिस्ट किधर दी हुई है, सेक्शन 4 में आगे किस में दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए किस शेड्यूल के अंदर दी हुई। तो 5th जो शेड्यूल है उसके अंदर तमाम वो आइटम्स जिन पे जीरो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है उनकी लिस्ट मौजूद है। तो 5th शेड्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर this MCQ। 3rd, 4th, 5th, 6th, तो 5th is the correct option। 16 MCQs में क्या है? Under which section of Sales Tax Act 1990 the federal government is empowered to prescribe any specified taxable goods which can be imported without pay of whole or part of sales tax। कहता है सेक्शन वो कौन सा ऐसा सेक्शन है सेल्स टैक्स 1990 का जिसके अंदर इंपोर्टर को ये कहा गया है, फेडरल गवर्नमेंट ने ये रियायत दी है, ये छूट दी हुई है इंपोर्टर को कि भाई आप इंपोर्ट कर लो, बेशक पूरा टैक्स ना दो या कुछ दे दो कुछ ना देना। वो कौन सा ऐसा सेक्शन है? अब आपको पता होना चाहिए ये बात क्या है कि मैंने आपको कहा था इंपोर्टर जो भी होगा वो 17% टैक्स देगा, लेकिन यहां वो गवर्नमेंट उसको अलाउ कर रही है कि तू इंपोर्ट कर ले, बेशक तू टैक्स आधा दे या ना दे, बाद में दे देंगे। तो देखें कितनी बड़ी रियायत है। तो ये सेक्शन जो 60 है इसके अंदर मौजूद है कि आप इंपोर्ट करें और टैक्स आधा दें या बाद में दीजिएगा। अब बात ये है कि ये देखें क्या सिचुएशन है, ये कैसे हो सकता है कि भाई आप इंपोर्ट भी कर रहे हो, एक तो मुल्क पे प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है मैन्युफैक्चरिंग करता है चीज़ें, अब मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसको चाहिए रॉ मटेरियल, वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, खाली मैन्युफैक्चर करके पाकिस्तान में नहीं रखता, उसका काम ये है चीज़ें बनाई और एक्सपोर्ट की। अब उसको चाहिए रॉ मटेरियल, तो अब वो क्या करे, उसको रॉ मटेरियल बाहर से लाना है। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि भाई क्योंकि तू एक्सपोर्टर है लिहाजा तुझे रॉ मटेरियल इमीडिएटली चाहिए, तो लिहाजा तू ऐसा कर इंपोर्ट कर ले, उसको बना और एक्सपोर्ट कर। अल्टीमेट मकसद क्या है? एक्सपोर्ट करना। तो इस एक कंडीशन के अंदर जो है ना गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। इसी तरह और भी एक दो कंडीशन है, आप जाके सेक्शन 60 जो है वो रीड कर लें सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उसके अंदर ये चीज मौजूद है। तो लिहाजा सेक्शन डी सेक्शन 60 जो कि है ऑप्शन नंबर डी वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस MCQs। नंबर 17, रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू डैश फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। अब रिटेलर कौन है? दुकानदार। रिटेलर्स क्या करते हैं? वो चीजें बेचते हैं किन को? पब्लिक को। किस लिए? कि वो यूज करें, कंज्यूम करें। तो यहां आप देख लें कौन सा ऑप्शन आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल पब्लिक, होलसेलर। तो नजर आ रहा है जनरल पब्लिक करेक्ट ऑप्शन है कि जो रिटेलर्स हैं वो सप्लाई करते हैं गुड्स जनरल पब्लिक को, किस मकसद के लिए? कंजम्पशन के लिए। नंबर 18, which from the following taxes is not included in retail price? याद रखिएगा रिटेल प्राइस जो होती है वो होती क्या है? रिटेल प्राइस वो क्या होती है? जो भी गुड्स की प्राइस होती है उसके अंदर जितने भी उस पर टैक्सेस हैं
जितनी भी ड्यूटीज हैं, जितने भी चार्जेस हैं, वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? सेल्स टैक्स इंक्लूड नहीं होता। सेल्स टैक्स के बाद सेपरेटली इंक्लूड होता है। तो रिटेल प्राइस, जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस होगी, उसके अंदर प्लस तमाम ड्यूटीज प्लस तमाम जो टैक्सेस हैं अदर देन सेल्स टैक्स, वो इसको ऐड किया जाए तो हमारे पास जो प्राइस आती है वो कौन सी आती है? रिटेल प्राइस। तो यहां आप देखें जरा हमारे पास क्या है, कौन वो कहता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता रिटेल प्राइस में? तो भाई सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता रिटेल प्राइस में। बात समझ आती है आपको? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है कि ये इंक्लूड नहीं होता रिटेल प्राइस के अंदर। नंबर 19, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होगा? वो बंदा जो रजिस्टर्ड हो या वो रजिस्टर्ड होने के लिए लायबल है कि उसको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो ऐसा ही बंदा रजिस्टर्ड होता है ना। ठीक है, तो टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन की आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन में है, टैक्स अवॉइडर और टैक्स स्केपर। वो बंदा जो टैक्स से भागता है या टैक्स नहीं देता, तो वो बंदा रजिस्टर्ड थोड़ी हो गया। तो हमारे पास उसको तो वैसे भी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ता है रिटर्न, तो रजिस्टर्ड पर्सन में ये दोनों ऑप्शन बननी चाहिए। तो उसने ऑप्शन पूछा ए बी सी में, वन ओनली, टू ओनली, वन और टू, तो वन और टू दोनों है रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर। तो ये सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इस MCQs के लिए। 20 हमारे पास MCQs क्या है जी? विच फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट कंसिडर्ड एज टैक्सेबल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो कि टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी? मींस जिस पे हम टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करते, यही जो सेल्स टैक्स होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन अ प्रॉफिट, ऑन फॉर प्रॉफिट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट, रेंडरिंग सर्विसेज, ये भी सेल्स ही कहला रही होती हैं। एम्प्लॉय वर्क एंड सर्विस, भाई एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो जो भी पैसे लेगा वो थोड़ी सेल्स है, वो तो उसकी एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी होगी। तो इसमें क्या शामिल नहीं आएगा? तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब यह है कि जो आप सेल्स कर रहे होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है। सेल्स में क्या क्या शामिल होना चाहिए जी? टैक्सेबल सप्लाई मींस प्लस ऑल टैक्सेस प्लस ड्यूटी पेड, तो ये सब कुछ जिसमें शामिल होगा, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। 22 in general, according to Sales Tax Act 1990, tax period is a period of, याद रखिए कि नॉर्मली जो टैक्स पीरियड होता है वो इनकम टैक्स के अंदर तो साल का होता है, लेकिन इसके अंदर जो टैक्स पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है। हर महीने के बाद रिटर्न जमा करवा रहती हैं जो भी बिजनेसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, वो हर महीने के बाद सेल्स टैक्स जो रिटर्न होते हैं वो जमा करवा रहे होते हैं। डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी नॉर्मली 1 महीना होता है। ठीक है, जब 1 महीना गुजर जाता है तो महीने की 15 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न जमा करवाना होता है। ठीक है जी, तो यहां पे हम इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है। ठीक है जी। नंबर 23 के अंदर क्या है? द ड्यू डेट टू फर्निश अ रिटर्न एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड इज डैश डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मींस के ड्यू डेट रिटर्न जमा करवाने की क्या है? जब भी मंथ एक टैक्स पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद आपने रिटर्न जमा करवाना होता है, तो कब करवाएंगे? तो 15 दिन के अंदर आपने जमा करवाना होता है। तो यहां ड्यू डेट कौन सी बनती है जी? 15th। ठीक है जी, 1 महीने का पीरियड होता है और उस महीने का पीरियड खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर आपने रिटर्न को जमा करवाना होता है। तो अ कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम फॉर एनालाइजिंग एंड क्रॉस मैचिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न, कि एक बंदे ने रिटर्न जमा करवाया, उसको हम मैच करते हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज तरीके के साथ, कि कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, वो कौन सा है? वो क्या है? एक प्रोग्राम है, कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, उसको कहते हैं क्रीस्ट। क्या कहते हैं जी? क्रीस्ट। इसका मतलब आप नेट से, ये मैटलैब जो होता है ये एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर होता है, ये रिसर्च वगैरह में SPSS और SAS ये यूज होते हैं, लेकिन ये क्रीस्ट इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रीस्ट।
नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है जी? सबसे पहले उसने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरर हुज एनुअल टर्नओवर फ्रॉम टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन एनी टैक्स पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स एंडिंग एनी टैक्स पीरियड डज नॉट एक्सीड। वो कहता है कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक ऐसा के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी सेल्स टैक्स पीरियड के अंदर कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो याद रखिएगा 10 मिलियन से उनकी ज्यादा सेल्स नहीं होनी चाहिए। वैसे कॉटेज इंडस्ट्री वो लोग होते हैं जो लोग घर के अंदर काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, घर के अंदर जो है वो एक खानदान मिलकर जो है ना वो कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं। ठीक है, तो होममेड जो बना रहे होते हैं, तो उनकी बारे में बात की जा रही है कि उन जो कॉटेज इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एनुअल टर्नओवर मींस एनुअल सेल्स फ्रॉम टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन एनी टैक्स पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, पिछले 10-12 महीनों के अंदर उनकी जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री। याद रखिएगा, जो कॉटेज इंडस्ट्री आपको पता चल गया है जो घरों के अंदर लोग चीज़ें बना रहे होते हैं, वो लोग लोकली जो चीज़ें बेच रहे होते हैं उन पर कोई भी सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती हैं। ठीक है जी, तो कहता है लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम किससे? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, फेडरल एक्साइज। तो आपको पता होना चाहिए उन पे कोई भी सेल्स टैक्स अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है जी, ये उनकी बेटरमेंट के लिए होता है। सेल्स टैक्स इज चार्ज ऑन, किस प्राइस पे चार्ज किया जाता है जी? सेल्स टैक्स लाजमी बात है सेलिंग प्राइस पर, रिटेल प्राइस पर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए जो सेल्स टैक्स होता है वो किस प्राइस पे चार्ज किया जाता है? जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है उस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट 28 के अंदर क्या जी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस में क्या शामिल होता है जी? जो रिटेल प्राइस होती है प्लस क्या शामिल होता है उस पर? टैक्स। क्या होता है? कौन सा टैक्स? जनरल सेल्स टैक्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। तो ये हमारे आज के 28 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमने सेल्स टैक्स के डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एमसीक्यू समझ आए हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।